ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में जो वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए हैं असद उमर साहब, उनकी कारकर्दगी और जो नए मुशीर ख़जाना आए हैं इनकी कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं कि ये बेहतर थे या पहले वाले बेहतर थे? और पाकिस्तान की मईशत को आप किस तरह से देखते हैं कि इसमें मसाइल क्या हैं और हल क्या क्या है इसका? अस्सलाम वालेकुम भाई, देखिए ये एक सवाल में कई सवाल करती हैं जी। इन सवालों के जवाब अगर मैं एक एक करके दूं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मैशत का मसला क्या था। जी। जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और नून लीग की हुकूमत खत्म हुई है तो उस वक्त के माशी आदाद शुमार पर हम बात करते हैं। उस वक्त के अगर हम माशी आदाद शुमार देखें तो ग्रोथ रेट 11-13 साल की बुलंद तरीन सतह 5.9%, 5.7% कहा जा रहा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन को देखें, जो महंगाई की शरह थी वो 3.8% थी। इसके अलावा बुनियादी शरह सूद देखें वो 6.75% थी। ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसकी नहीं कहा। आपको जो मसला था वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो मसला था वो आपकी बैरूनी अदाइयों का था, आपके ज़र मुबादला ज़खायर कम हो रहे थे। ठीक है जी। हुआ ये कि असद उमर साहब, आप मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हुआ ये कि असद उमर साहब ने आने के बाद आपके तमाम माशी अशारियों को, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कहते हैं, उनको तहस नहस करके रख दिया। रुपए की कदर 122 रुपए से बढ़ाकर 142 रुपए तक ले गए। इससे जो है इन्फ्लेशन आया। आपका इन्फ्लेशन जो है 9.4% पर पहुंच गया है। जो हकीकी इन्फ्लेशन है अब जो आएगा वो 10% पर होगा। इस इन्फ्लेशन की वजह से आपकी बुनियादी शरह जो थी वो 10.75% हो गई। सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में जहां पे मालियाती नस्ल बहुत खराब है वहां पर ये सूरत हाल है। पाकिस्तान की सूरत हाल जो की है ये की गई है, थी नहीं, ये सब उमर साथ की नाला की है। मगर और ये तमाम जो आदाद शुमार हैं जो खराब हुए हैं ये हमारे सामने हुए हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बैरूनी अदाइयों का मसला था उसको हल करते, आप उसके लिए $6 अरब आपने दुनिया भर से मांगे। 2 अरब चीन से मांगे, 2 अरब आपने सऊदी अरब से मांगे। ड्राइवर बन गए हमारे वज़ीर आज़म पैसे को मांगने के चक्कर में। मगर उसका फायदा क्या हुआ? अभी भी आपको जो ज़र-ए-मुबादला ज़खायर है 16 अरब से खड़े हैं। ठीक है, ये ऐसा दुबती कारनामा था, ये जो सब करके गए मीशत के साथ। दूसरा शेख साहब को देखें, अब्दुल हफीज शेख साहब ने जिस सिंध में काम किया था वो बहुत अच्छा काम था। उन्होंने सिंध में माली नज़्म व नस्क़ को बेहतर किया था। ये अभी आएंगे, ये माली नस्क़ व नस्क़ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जब ये सिंध में 2000 से और 2001 तक रहे थे मुशर्रफ दौर में, इसके बाद इन्हें लाया गया वफाक में और इन्हें बना दिया गया निजकारी का वजीर। निजकारी की वजारत के तौर पर इन्होंने $5 अरब मालियत के 34 इदारे फरोख्त किए हैं। अच्छा। जो कौमी इदारे थे, जो वफाकी सरकारी मालिया वो क्या कहते हैं कारोबारी इदारे थे, उन सब इदारों को फरोख्त करके $5 अरब कमाए। एतिसलात की डील याद है आपको जो की हुई थी, नाकाम तरीन डील थी, उसके जो पैसे हैं आज तक पाकिस्तान को नहीं मिले हैं। एतिसलात वाले जमीनें बेच के अंडर हैंड पैसे ले लेके जा रहे हैं, उसको कोई नहीं रोक रहा। ठीक है जी। तो ये थी। फिर इसके बाद जब ये इनके वजीर खजाना बने हैं सरदारी साहब के, तो उस वक्त कितने बुरे हालात में, कितनी मायूसी में, कितना डायरेक्शन लेस इनका काम था, ये सब आपके सामने है। पाकिस्तान में इंतहाई मायूसी की, ग्रोथ रेट बिल्कुल 2%, 3% पर आ गया था। मालियाती नज़्म व नस्क़ इतना खराब था कि पाकिस्तान में जो डॉलर वो है रुपया आपने कर्ज ले लेके ऐसी तैसी कर दी थी। आप IMF प्रोग्राम में गए, आपने और मैशत को स्लो डाउन कर दिया। अब अगर किसी को परखा जाएगा तो उसके माजी पर परखा जाएगा। असद उमर का एक माजी आ गया है, अब उस पर उसको आगे भी रेटेड किया जाएगा। बिल्कुल। और जो इनका माजी है वो भी कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। मगर सबसे अहम बात यह है भाई कि जो जरदारी, आसिफ अली जरदारी आजकल फरियाल तारपुर और पीपल्स पार्टी के जो लोग मुकदमात का सामना कर रहे हैं, करप्शन के चार्जेस का सामना कर रहे हैं, तो उनके खजाने का मालिक तो वही है कि जो आज इमरान खान ने लगाया है। इमरान खान को ये बात सोचनी चाहिए कि भाई ये क्या कर लेगा? अगर जरदारी ने खजाना लूटा तो खजाने की कुंजी जिसके पास से उसकी मदद से बगैर कैसे लूट लिया?
अब्दुल हफीज शेख इस पूरी लूट खसूट में कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो है, बेशक आंखें बंद करने की जिम्मेदारी क्यों ना हो। जी, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो अब्दुल हफीज शेख का जो आने वाला दौर है ये कोई अच्छा नहीं होगा, जिस तरह माजी में पाकिस्तान पर कर्जे चढ़े अब भी चढ़ते रहेंगे और IMF से जो शराइत है वो भी मानेंगे पाकिस्तान वाले। देखिए, उन्होंने आते ही कहा कि मैंने IMF के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, उन्होंने आते ही जो आगे मीडिया टॉक की है उसमें उन्होंने इसी बात का दिया है, तो उन्होंने ये काम तो करना है। IMF से आपको जाना भी है, मगर IMF के प्रोग्राम हर मर्तबा तो आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं हुए। मैं आपको 2 प्रोग्राम की मिसाल देता हूँ। एक जो इसहाक डार साहब का अभी का जो लास्ट प्रोग्राम था जी, उस दौरान के आप आदत शुमार उठाकर देख लें, क्या रुपए की कदर कम हुई? उनकी रुपए की कदर 110 रुपए तक गई थी, वो वापस उसको ले आए थे 100 रुपए पे। शेख रशीद साहब ने कहा था ना कि वो इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, ठीक है। तो रुपए की कदर कम हुई, महंगाई हुई थी क्या वहां उस दौर में? आपको इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन मेरे भी स्टेट बैंक के फिगर्स हैं, वो उठाकर देख लें, बतदरीज जिन्होंने महंगाई को कम किया, रुपए की कदर को मुस्तहकम किया। 70 अरब डॉलर के जो कर्जे थे वो वापस भी किए हैं। अगर कर्जे नए लिए हैं तो कर्जे वापस भी किए हैं। आप पढ़ें, मैंने जो इसमें और भी लिखा है कि पाकिस्तान का मसला ये है कि इसकी आमदनी 98 है और इसका खर्चा रुपया है। चले, ये जो शौकत अजीज दौर में पाकिस्तान के साथ हुआ कि आपकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, आपको आपकी मईशत को 2005 में मुकाबले के लिए खोल दिया गया, ना उसको गैस दी, ना बिजली दी, ना पानी दिया, ये तमाम चीजें दी नहीं। अब आपने अपनी सरहदों को खोल दिया कि वो चीन से मुकाबला करें, अमेरिका से मुकाबला करें, भारत से मुकाबला करें। हुआ ये कि आपकी शरतें बंद होने लग गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और आपकी जो मकामी खपत थी वो मुंतकिल हो गई आपकी इंपोर्ट बेस्ड मईशत पे। शौकत अजीज दौर में इस वजह से महसूस नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त फ्री के डॉलर आ रहे थे, हम वॉरेन टेरर में थे माशाल्लाह साहब, तो वो उस वक्त हम उसको और 5 अरब डॉलर के हमने इदारे बेचे और उससे हमने मुल्क चलाया।